हेलो एंड गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फ्यूचर कुल। आप सभी का फ्यूचर कुल कोचिंग की एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए होंगे। कैसा लग रहा है पढ़ के? पहले तो ये बताइए मुझे। हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। जिस भी चीज़ को आप बोलते हैं, जिस भी भगवान से, जिस भी आप ईश्वर से आप कनेक्टेड फील करते हैं, उन सबको आप 1 मिनट के लिए याद कर लीजिए। आ जाइए, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे लाइव आ चुके हैं। यस, ओके। संजू जी आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, प्रतोष आ चुके हैं, संजू निरानिया, इसके बाद है राछन यादव, राकाम कुछ करके हैं, सुरभि नायक आ चुके हैं, पंकज, उपाक्षा, लाल, दिनेश कुमार आ चुके हैं, अमित कुमार, अमन कुमार। चलो भाई, इतना सारे नाम नहीं ले पाऊंगी, इतने सारे नाम कैसे पॉसिबल होंगे? ऐसे गोली की तरह स्पीड से कमेंट चलेंगे तो, है ना। सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फ्यूचर कुल। आप सभी का ऑफिशियली फ्यूचर कुल एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। चलो, एक बच्चे कह रहे हैं मैम आज आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। ओके, आज मैंने सूट पहना और सूट में हर एक भारतीय नारी बहुत सुंदर लगती है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, है ना। करें आज की क्लास स्टार्ट। चलिए, तो बच्चा हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? पहले तो कुछ बच्चों के डाउट है, मैं वो सॉल्व करना चाहती हूँ। सुनो बच्चों, हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था साइटोलॉजी का, और साइटोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर की 4 हो चुकी ना, 4 या 5 क्लासें जो आप देख लीजिएगा प्रीवियस क्लासेस। एक दिन निकाल के उनको सारों को देख लो। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है तो फटाक से जाकर उन क्लासेस को देखकर आप मेरे साथ आ जाइए यहाँ पर, है ना। अब मेरे साथ आ जाइएगा, राइट। तो अब हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था, 2 मिनट में रिवाइज करवाती हूँ, पुराना रिवाइज करवाती हूँ। हमने पढ़ा था साइटोलॉजी का मतलब होता है सेल के बारे में स्टडी करना, कोशिका के बारे में अध्ययन करना। सेल क्या होती है, इमेजेस दिखा दिखा के प्रीवियस क्लास का बता देती हूँ। अगर किसी ने पिछली क्लास नहीं अटेंड करी है उसको थोड़ा कम समझ में आएगा। ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएगा, कम समझ में आएगा। देखो, याद करो, हमने पढ़ा था सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक जी ने की थी। किसमें की थी? कॉर्क टिश्यू में। और कॉर्क टिश्यू कैसा होता है? ऐसा होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था, लेकिन ये सेल कैसी थी? ये मृत कोशिका थी, ये डेड सेल थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि लिविंग सेल की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। उसके बाद हमने पढ़ा कि जीवित कोशिका किसकी? बैक्टीरिया की, जीवाणु की। फिर हमने पढ़ा कि कौन सी सेल बड़ी होती है संसार में, कौन सी सेल छोटी होती है। उसके बाद हमने पढ़ा क्या कि जो सेल होती है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कोशिका के अंदर होता क्या क्या है। सेल वॉल पढ़ा, कोशिका भित्ति पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, डीएनए पढ़ा, आरएनए पढ़ा, न्यूक्लियस पढ़ा, क्रोमोसोम गुणसूत्र पढ़ा, जीन पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा। इतना सब कुछ आपको पिछली क्लासेस में देखने को मिल जाएगा, है ना। ठीक है, इतना सब कुछ आपको पिछली क्लासेस में मिल जाएगा। तो अगर कोई ऐसा भाई बंधु है जिसने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, प्लीज उसको देख लीजिएगा। अब आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है बच्चा किसके बारे में? आज हमें पढ़ना है लाइसोसोम के बारे में। क्वेश्चन कैसे आएंगे लाइसोसोम से, सब मैं आपसे डिस्कस करूंगी यहां पर। लाइसोसोम्स, अब बात ये आती है मैम लाइसोसोम है क्या? जब आप किसी सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे, दिखाती हूं आपको, माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो ये देखो कौन सा ज्यादा क्लियर है, ये क्लियर है ना। हाँ, तो ये देखो यहां पे ऐसे बना हुआ है लाइसोसोम, ये लिखा हुआ लाइसोसोम। आपने सुना होगा एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन तो बहुत ही कॉमन है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? सुसाइडल सेल, सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपने सबने सुन रखा होगा कि सेल के अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है जो फट जाता है, फटने से सेल मर जाती है, कोशिका की आत्महत्या कर देता है, वो ऐसा पक्का सुना होगा आपने, है ना। तो कैसे, जरा ध्यान से सुनना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो सारी चीजें। ये लाइसोसोम क्या होता है? सेल के अंदर होता है, कोशिका के अंदर होता है। अगर मैं हमारे नाखून, इतने से नाखून को तोड़ के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखूं और इसकी एक सेल को उठा लूं, उस सेल के अंदर लाइसोसोम, राइबोसोम, सब कुछ, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए, जितना हमने पढ़ाया है, जितना हम आगे पढ़ाने वाले हैं 4-5 क्लास में, वो सब आपको दिखेगा, सब आपको विजिबल होगा, सब आपको दिखाई देगा, है ना। अब बात करते हैं बच्चा, लाइसोसोम की डिस्कवरी पूछी जाती है कि वो महान साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी खोज की थी। अगर आपसे पूछ लेना लाइसोसोम की खोज किसने की, इसकी डिस्कवरी किसने की, तो लाइसोसोम की डिस्कवरी की गई थी डी डुवे ने।
साइंटिस्ट का नाम हमेशा आपको इंग्लिश में दिया हुआ होगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों लिख लो डी डूव, लेकिन याद रखना कि एग्जाम में इंग्लिश में ही लिखा हुआ आता है वैज्ञानिक का नाम। डी डूवे वो महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लाइसोसोम के बारे में सबसे पहले बताया। और लाइसोसोम जो नाम है ना, ये जो शब्द है, ये जो टर्म है, ये भी किसने दिया था? ये भी डी डूवे ने ही दिया था। तो कभी कभी आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, लाइसोसोम की खोज किसने की, राइबोसोम की खोज किसने की, फिर वहां पे एग्जाम में ऐसे सर खुजलाओगे कि अरे ये तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं। मैं पूरा एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ आपको, एनसीईआरटी से बाहर कोई एग्जाम नहीं जाता। कांस्टेबल से लेकर यूपीएससी तक का एग्जाम भी अगर आप दोगे तो उसमें हमेशा जीएस वाला पार्ट, और जीएस में साइंस की बात करूं तो वो एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी का ही घोल है, एनसीईआरटी ही मेन है, राइट। तो डी डूवे जी ने लाइसोसोम की खोज की थी और लाइसोसोम का नाम रखा था। अब लाइसोसोम के और क्या क्या नाम है लिखो, एग्जाम में इसमें से किसी भी नाम से आ सकता है। अनदर नेम, अदर नेम, इसके और अन्य नाम क्या क्या हैं, मतलब इसको किस किस नाम से जानते हैं। तो पहला लिख लो, इसी को कहते हैं सुसाइड करने वाला बैग, सुसाइडल बैग कहा जाता है। हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखो आत्मघाती थैली या आत्महत्या थैली। आत्महत्या का मतलब क्या होता है? अपने आप को मार लेना, है ना। अपने आप को मारना क्या होता है? सुसाइड करना या आत्महत्या कर लेना। तो ये भी ऐसा बैग है जो अपने आप को मार लेता है। कैसे मारेगा, थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, इसको आत्मघाती थैली कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्पोजल बैग। डिस्पोजल का मतलब होता है बच्चा यूज एंड थ्रो। डिस्पोजल बैग होता है जिसके अंदर हम कोई चीज डाल के उसको फेंक देते हैं। प्लेट्स आते हैं डिस्पोजल, इसमें एक बार खाना खाया डस्टबिन में डाल दिया, है ना, इसी को डिस्पोजल बैग कहा जाता है। हिंदी में क्या लिखोगे? कचरा हटाने वाला बैग। सेल के अंदर जब भी कहीं कचरा होता है उस कचरे को हटाने वाला बैग इसको कहा जाता है। इसको कहा जाता है एटम बॉम्ब। इसको सेल का एटम बॉम्ब कहा जाता है, परमाणु बम। जब एटम बॉम्ब फटता है तो तबाही मचती है, ऐसे ही ये एटम बॉम्ब फटेगा तो तबाही मचेगी। साथ में इसको कहा जाता है स्क्वेंजर ऑफ सेल। स्क्वेंजर का मतलब होता है बच्चा सफाई कर्मी। जैसे हमारी रोड पे सफाई करते हैं ना, तो आप लोग तो उनको आम भाषा में बोल देते हो कि रोड की सफाई करने वाले हैं। ये रोड की सफाई करने वाले नहीं होते हैं, इनको कहते हैं स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स का मतलब होता है जो सफाई अभियान चलाते हैं, जो सफाई करते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी नाम पूछ लिया, एग्जाम में आ गया सुसाइड बैग, डिस्पोजल बैग, एटम बॉम्ब, स्क्वेंजर ऑफ सेल, ये सारे नाम किसके हैं? आपका आंसर एक ही होगा। ये सारे नाम से हम किसको जानते हैं? हम लाइसोसोम्स को जानते हैं। लाइसोसोम्स के ये सारे नाम होते हैं। अब बच्चों एक बात बताओ, इंसान की पहचान किससे होती है? उसके काम से होती है ना, उसके कर्म से होती है। जैसा काम करेगा उसकी पहचान वैसी ही होगी। ठीक ऐसे ही ये क्या काम करता है, तो इसके काम से ही इसके नाम पड़ गए। यहाँ पे कैसे पड़ गए, तो ये जरा ध्यान से सुनो। क्या सबसे पहले सुसाइड करने वाला बैग इसको क्यों कहते हैं? बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना प्लीज, अभी कमेंट मत करो, सिर्फ सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ मेरी बातों को और लिखते जाओ मेरे साथ। मैं आपको फोटो दिखाती हूं कि लाइसोसोम दिखता कैसा है। पहले आपको दिखाती हूं लाइसोसोम दिखता कैसा है। ये रहा लाइसोसोम। लाइसोसोम कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा लग रहा है एक बैग है, ऐसा लग रहा होगा एक बैग है, एक पॉलीथीन से बना हुआ बैग है। बिल्कुल मैम ऐसा ही लग रहा है। अब इस बैग के अंदर होता क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम में आरएएस के एग्जाम का क्वेश्चन है। आरएएस का आप जानते हैं ना कितना टफ पेपर आता है, उसके एग्जाम का क्वेश्चन है। कैसे? लाइसोसोम इस तरीके से एक बैग होता है, एक थैली है, थैली नुमा संरचना होती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और इस थैली के अंदर क्या भरा हुआ है? इस थैली के अंदर ऐसे कुछ एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। अब कौन से एंजाइम है? इन एंजाइम को इंग्लिश में कहा जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स बच्चा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और हिंदी में इनको कहा जाता है अपघटीय एंजाइम। एनडीए में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। कैसे क्वेश्चन आएगा? सुनो, कोशिका के किस कोशिकांग में अपघटीय एंजाइम पाए जाते हैं? सेल के किस कंपोनेंट के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं? आप कहोगे लाइसोसोम के पास। इस लाइसोसोम की संरचना एक बैग जैसी होती है, एक थैली जैसी होती है, और इस थैली के अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जिन एंजाइम को बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम।
और इन एंजाइम का जो पीएच वैल्यू होता है, जो इनकी पीएच का मान होता है, वो होता है 4 से 5 का। अब बताओ 4 से 5 पीएच वैल्यू है तो किस नेचर की है? ये एसिडिक नेचर की है, ये अम्लीय प्रकृति की है। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। मैं ऐसे पढ़ाऊंगी ना आपको कि क्वेश्चन भी आपको उंगलियों पे याद हो जाएंगे। अलग से कोई क्वेश्चन निकालने की आपको जरूरत नहीं है, ऐसे उंगलियों से याद हो जाएंगे आपको। तो इसके अंदर पीएच वैल्यू 4 से 5 के बीच की एसिडिक नेचर वाले कुछ एंजाइम होते हैं, जिनको आप हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या अपघटीय एंजाइम कहते हैं। अब बच्चा, इन एंजाइम का काम क्या है? कुछ ना कुछ तो काम करते होंगे। मैंने कहा ना, काम से ही पहचान होती है इंसान की, या फिर इन सब की काम से पहचान है। अब क्या काम करते हैं? जब कभी भी मान लो ये सेल है, सेल के अंदर लाइसोसोम है ना, तो ये सेल है, इस सेल के अंदर खाने का बड़ा सा कोई मॉलिक्यूल आ गया, ये कोई खाने का बड़ा सा मॉलिक्यूल आ गया, इसका डाइजेशन हुआ नहीं, एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा मॉलिक्यूल आ गया और इसको तोड़ना है। ये सेल के अंदर इधर उधर घूम रहा है और उससे सेल को नुकसान पहुंच रहा है। सेल क्या करेगी? इसको तोड़ना है, इसका ब्रेकडाउन करवाना है, तो सेल क्या करेगी? इस बैग में डाल देगी। तो एग्जाम में आता है कि लाइसोसोम का फंक्शन क्या है? FN लिखा है ना मैंने, FN का मतलब है फंक्शन। क्या काम है? तो आप लिखोगे इसका काम होता है इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। क्या काम होता है इसका? इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। हिंदी मीडियम वाला बच्चा क्या लिखेगा? कोशिका के अंदर पाचन या कोशिकीय पाचन। सेल के अंदर डाइजेशन का काम कौन करता है? आप कहोगे लाइसोसोम। जब कभी भी सेल के अंदर कोई भी खाने का बड़ा सा अणु आ गया, इसको तोड़ना छोटा छोटा, और भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना ही तो डाइजेशन होता है, पाचन होता है। किसके अंदर? सेल के अंदर। इसीलिए मैंने लिख दिया कोशिकीय पाचन का काम करता है। और मेरी बात पे यकीन मानो, हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। मेरी डीएनए ऑफ साइंस बुक आ रही है, उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन डाला है, क्या कि सेल के किस हिस्से में सेलुलर डाइजेशन होता है। सेलुलर या इंट्रासेलुलर या इंटरसेलुलर ऐसे कुछ दे देना आपको कि कहां पे कोशिका के अंदर पाचन होता है। आप कहोगे लाइसोसोम के अंदर होता है। पहला काम। दूसरा काम सुनो आप, ये क्या करता है? मान लो सेल के अंदर कोई भी टॉक्सिक कंपाउंड आ गया, कोई जहरीला पदार्थ आ गया, और ये जहरीला पदार्थ इस सेल को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे हमारे घर में ब्लेड होती है या फिर कोई नुकीली चीज होती है, तो हम उसको एक बैग के अंदर, डिस्पोजल बैग के अंदर डाल देते हैं, या हम डस्टबिन में उठा के डाल देते हैं, ताकि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं वो उससे नुकसान ना पहुंचे बच्चों को। तो क्या होता है बच्चा, क्या होता है? जब भी हमारी सेल के अंदर कोई जहरीला पदार्थ आ गया, कोई टॉक्सिक कंपाउंड आ गया, ये टॉक्सिक कंपाउंड को नष्ट करने का काम किसका होता है? इसी बैग का। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गए ना कि टॉक्सिक कंपाउंड्स को कौन तोड़ता है, जहरीले पदार्थों को कौन तोड़ता है, टॉक्सिक कंपाउंड्स को तोड़ना, जहरीले पदार्थों को तोड़ना, इसीलिए इसका नाम, मैंने कहा ना नाम से ही पहचान होती है। इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम पड़ा डिस्पोजल बैग। जैसे डिस्पोजल बैग होता है, डस्टबिन होता है, इसको कभी कभी कुछ बुक्स वाले डस्टबिन के नाम से भी जानते हैं, है ना, कचरे का डिब्बा। भाई कचरा है, ये फालतू की चीज पड़ी है सेल के अंदर और ये हानिकारक हो सकती है, तो कचरा ही है। तो कचरे वाला बैग, डस्टबिन या डिस्पोजल बैग, ये सब नाम इसके इसीलिए पड़ गए। राइट? मेन काम इसका ये है, ये कोशिकीय पाचन, लेकिन साथ में कुछ कुछ काम और भी कर लेता है। इसीलिए इसको बोलते हैं स्क्वेंजर ऑफ सेल, कोशिका का सफाई कर्मी। सेल की सफाई कर दी इसने। सेल के अंदर कहीं पर भी कोई कचरा वचरा पड़ा, सब उठा के बेचारे ने अपने अंदर ले लिया, इसलिए इसके इतने सारे नाम पड़े हैं। तो आपसे बोले डस्टबिन, डिस्पोजल बैग, सफाई कर्मी, ये सारे नाम किसके बताओगे आप लाइसोसोम के बताओगे। अब मैम ये बैग फटता क्यों है? तो जरा ध्यान से सुन लो क्यों फटता है। जब इस बैग के अंदर ये एंजाइम्स ज्यादा हो जाते हैं, मान लो आपके पास एक पॉलीथीन है 1 किलो की, आपने 1 किलो की पॉलीथीन में 2 किलो प्याज डाल दिए, तो पॉलीथीन फट जाती है, पॉलीथीन फट जाती है ना। ठीक वैसे ही जब इस बैग के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ज्यादा हो जाते हैं,
इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है ना, बहुत ज्यादा ये अपघटीय एंजाइम बनने लग जाते हैं, तो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन पर, इसकी झिल्ली पर एक प्रेशर पड़ता है, एक दाब पड़ता है, दाब बनता है, प्रेशर पड़ता है, और ये बैग ऐसे फट जाता है। और बैग जब फटेगा तो अपने आप को तो मार लिया इसने, और अपने आप को मारना क्या कहलाता है? सुसाइड करना, आत्महत्या करना, इसलिए इसका नाम पड़ गया आत्मघाती थैली। लेकिन बच्चा जब ये फटेगा तो इसके एंजाइम बाहर निकलेंगे तो जिस सेल के अंदर ये है उस सेल को भी तो नष्ट कर देगा, ये उस कोशिका को भी तो मार देंगे इसके एंजाइम। इसीलिए इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल, कोशिका का आत्मघाती थैली। और जैसे एटम बॉम्ब फटता है ठीक वैसे ये फटता है, इसलिए इसको हम किससे तुलना कर देते हैं? इसकी एटम बॉम्ब से तुलना कर देते हैं। समझ में आया? मैंने कहा कि जब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्यों होते हैं आगे बताएंगे आपको, ठीक है? अभी जितना मैं बोल रही हूं उतना सुनो। तो इसके ऊपर, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, एक दबाव पड़ता है, और इसकी मेम्ब्रेन फट जाती है। और फटने से क्या होता है? ये एंजाइम बाहर निकलते हैं और जिस सेल के अंदर होते हैं उस सेल को मार देते हैं। इसीलिए इसको कोशिका का आत्महत्या थैली, इसीलिए इसको एटम बॉम्ब ऑफ सेल, इसीलिए इसको स्क्वेंजर, डिस्पोजल, डस्टबिन, ये सारे नाम इसी के पड़ गए हैं। पॉइंट क्लियर? एग्जाम के क्वेश्चन क्लियर? लेकिन एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये इससे आगे और ज्यादा कैसे पढ़े मैम, और कि एक भी क्वेश्चन बचे ना एग्जाम का। तो बच्चों सुनो और क्या क्वेश्चन आता है। मैंने कहा लाइसोसोम कहाँ होते हैं? मैम सेल में होते हैं, कोशिका में होते हैं। तो मैम ये बताओ कि हमारे बॉडी की सारी सेल्स में क्या लाइसोसोम एक जैसे होते हैं नंबर में? सब में एक जैसे होते हैं संख्या में? नहीं, हमारे बॉडी में वेरी करता है। तो एग्जाम में आता है वो कौन कौन सी सेल्स हैं जिनके पास लाइसोसोम्स ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन यहां से बनेगा। मेरी बात सुनने की कोशिश कर रहे हो कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? हमारे बॉडी की वो कौन कौन सी सेल्स हैं, कौन कौन सी कोशिकाएं हैं जिनके पास लाइसोसोम सबसे ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं। जरा लिखिएगा कौन कौन सी सेल हैं। पहला है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, हिंदी में लिखोगे सफेद रक्त कोशिका। कहाँ होती हैं? रक्त में। रक्त का मतलब क्या हो गया? खून। सफेद रक्त कोशिका या सफेद खून कोशिका, WBC के पास बहुत ज्यादा लाइसोसोम पाए जाते हैं। अगला क्या लिखोगे? अगला लिखोगे इसके बाद कफर सेल्स। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे अरे बाप रे कैसे कैसे नाम है, नाम तो याद करने पड़ेंगे। हिंदी वाले लिखेंगे कुफर कोशिका। एक बार CDS के एग्जाम में आया था और मेरी DNA ऑफ साइंस किताब में भी, देखो मेरे को सारे क्वेश्चन याद हो गए इस किताब के, मैंने डाला है कफर सेल्स कहाँ होती हैं। तो याद रखना हमारा जो लीवर है, हमारा जो यकृत है, उसी के अंदर कफर सेल्स होती हैं। लीवर के अंदर जो कुफर कोशिकाएं होती हैं उनके पास सबसे ज्यादा आपके लाइसोसोम पाए जाते हैं। अगला लिखो किडनी सेल। किडनी को हम तो आम भाषा में गुर्दे कहते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे वृक्क की कोशिकाएं। किडनी मतलब गुर्दे के अंदर जो सेल्स होती हैं उनके पास भी बहुत सारे लाइसोसोम होते हैं। अगला लिखो बच्चा नेक्स्ट। इसके बाद अगला लिखना है आपको ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ऑस्टियोक्लास्ट सेल। अब आप में से कुछ कहेंगे ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल कहाँ होती हैं? ऑस्टियो शब्द का मतलब क्या होता है? हड्डी। तो ये हड्डियों में पाई जाती हैं, ये बोन्स में होती हैं। तो हड्डियों में पाए जाने वाली सेल्स होती हैं, उनके अंदर भी सबसे ज्यादा ये होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट लिख दो स्प्लीन। मैं सब पढ़ाऊंगी आगे, एक एक करके सब आएंगे, ये सब आएंगे बच्चा। स्प्लीन को कहा जाता है प्लीहा। अगला लिखो पेनक्रियाज, जिसको हिंदी में कहा जाता है अग्नाशय कहा जाता है। इन सब के पास लाइसोसोम सबसे ज्यादा होते हैं। तो एग्जाम में आ गया, 4 ऑप्शन दिया A, B, C, D, इन चारों में से कौन सी सेल्स के पास
अधिकतम संख्या में लाइसोसोम की संख्या पाई जाएगी, तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक। समझ में आ गई मेरी बात को बहुत अच्छे से? ठीक है, अब मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहूंगी यहाँ पे। बहुत ही अच्छा डाउट है, पढ़ने वाले बच्चों को ये आ सकता था डाउट, पढ़ने वाले बच्चों को बिल्कुल ये डाउट आ सकता था। अब सुनिए बच्चा, क्या डाउट आ सकता था। आपने कभी ये शब्द सुना है लाइसोजाइम? कभी सुना है आपने लाइसोजाइम? एक शब्द है बच्चा लाइसोजाइम और एक शब्द है लाइसोसोम, एक शब्द है लाइसोसोम। अब इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो सुन लो। लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है, ये एक एंजाइम है। कहाँ होता है? हमारे मुंह में जो लार होता है, जो सैलिवा होता है, जो सलाइवा होता है, उसमें पाया जाता है। ये एक एंजाइम है। लाइसोसोम कहाँ? लाइसोसोम्स हमारी प्रत्येक कोशिका में होता है, सेल्स में होता है। तो कभी कभार बच्चा ना कंफ्यूज कर जाता है इन दोनों के बीच में कि मैम हमारी लार में भी तो लाइसोसोम होते हैं। अरे नहीं उल्लू बच्चा, लार में लाइसोसोम नहीं, लार में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। और ये एंजाइम क्या करता है, जब आप कभी भी सड़ा खाना खा लेते हैं, सड़ा हुआ खाना, बदबूदार खाना जिसके अंदर बैक्टीरिया लगे हुए हैं, जिसके अंदर जीवाणुओं का पूरे तरीके से उसके अंदर फैले हुए हैं, उन जीवाणुओं का मारने का काम करता है ये सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होता है। तो आज के बाद कभी भी इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो हमारी लार में होता है, जो जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, जबकि लाइसोसोम हमारी कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसको हम आत्मघाती थैली कहते हैं, जिसको हम आत्मघाती थैली कहते हैं। बताओ मेरा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, चलो एक बार रिवाइज करते हैं कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मैम लाइसोसोम को क्या कहते हैं? डिस्पोजल बैग, आत्मघाती थैली, परमाणु बम, कोशिका का सफाई कर्मी। फिर क्वेश्चन क्या आ सकता है? कोशिका के किस हिस्से में अपघटीय एंजाइम पाए जाते हैं? लाइसोसोम में। लाइसोसोम में एंजाइम होते हैं, उनका पीएच वैल्यू कितना होता है? आप लोग आंसर करो, मैं नहीं करूंगी, आप ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कोशिका का कौन सा हिस्सा है जो जहरीले पदार्थों को मारने का काम करता है, आंसर क्या होगा? आपसे पूछ ले हमारे शरीर के किस हिस्से में अंतर कोशिकीय पाचन होता है, कोशिका के किस हिस्से में अंतर कोशिकीय पाचन होता है ना। अगला क्वेश्चन आ जाए कि हमारे शरीर की किस कोशिका में लाइसोसोम की संख्या सबसे अधिक होती है, तो इसी सीक्वेंस से याद कर लेना सारे। ये लो बच्चा, और आ जाए सबसे ज्यादा किस में होता है, तो आंसर WBC करके आ जाना। सबसे ज्यादा पूछे तो सफेद रक्त कोशिका करके आ जाना। हो गया? मजा आ गया पढ़ के लाइसोसोम के बारे में? इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बाहर आएगा तो आप मुझे ब्लेम कर देना, ठीक है। अब मैं एक नोट बनवा के एक पॉइंट लिखवाना चाहती हूँ आपको। मैं साइंस सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ती हूँ जो एग्जाम में काम आती है, मैं साइंस पढ़ाती हूँ जो आपके जीवन में भी काम आए भाई, है ना। अब नोट डालकर आपको एक पॉइंट क्या लिखना है। अब ये पॉइंट ना उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन बच्चों का लेवल थोड़ा सा ये है। क्या लिखेगा? इन केस ऑफ blood cancer, lysosomes are more active। हिंदी में लिखो कि जब रक्त में कैंसर होता है, रक्त कैंसर जिसको बोलते हैं, रक्त कैंसर के समय लाइसोसोम्स अधिक सक्रिय हो जाते हैं, ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। कब? जब कौन सी बीमारी हो जाती है? ब्लड कैंसर हो जाती है तब। अब ये बात अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ब्लड कैंसर क्या होता है, जिसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं, ये ब्लड वाले चैप्टर में आएगा, तब आपको ये बात समझ आएगी। अभी लिख के छोड़ दो। कुछ बातें होती हैं जिनको सही समय पे पढ़ाएं ना, तभी फायदा होता है ना, तभी फायदा होता है ना। समझ में आ गई मेरी बात? क्या लिखा मैंने? अरे कहाँ चला गया?
मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि इन केस ऑफ ब्लड कैंसर लाइसोसोम्स आर मोर एक्टिव। सीधा सीधा एनसीईआरटी में लिखी हुई है चीज। जब किसी इंसान को रक्त में कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है, तो उसके लाइसोसोम्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन ये ब्लड वाले चैप्टर में आपको समझ में आएगा, आज नहीं आएगा। खत्म। लाइसोसोम के बारे में कैसा दिखता है एक बार फिर से दिखाती हूँ। ऐसा लाइसोसोम दिखता है, ऐसा ये बैग फट जाता है तो इसके ये एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं और ये एंजाइम बाहर आके आतंक मचाते हैं भैया। अब आतंक कैसा आतंक, तो समझ जाना, पूरी सेल को नष्ट कर देते हैं। ये रहा देखो सेल के अंदर लाइसोसोम 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 लाइसोसोम, ये सारे सेल के लाइसोसोम्स हैं। खत्म, चलें आगे। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे मैम ये फिर होता ही क्यों है सेल के अंदर, जब ये फट जाता है नुकसान पहुंचाता है तो क्यों होता है सेल में? भाई इसका काम भी तो बताया मैंने, क्या काम करता है? कोशिकीय पाचन। सेल के अंदर कचरा है, कोई हानिकारक चीज है, उसको हटाने का काम। सेल के अंदर पाचन, डाइजेशन करवाने का काम करता है। भाई तो जरूरी है, ये होना जरूरी है। चलो अगला कंपोनेंट लिखो, नंबरिंग अपने आप कर लेना, ठीक है, मुझे नंबरिंग याद नहीं रहती है। नेक्स्ट लिखो राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, राइबोसोम, नाम तो सेम सेम लग रहे हैं, नाम सेम है, काम दोनों के बहुत अलग है। राइबोसोम्स क्या होते हैं ये राइबोसोम्स? सबसे पहले राइबोसोम को मैम सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन बताओ कि राइबोसोम के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या आता है? आप सब मान जाओगे, मैं बोलूंगी तब हाँ मैम यही आता है। सेल का प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? बताओ, आता है कि नहीं आता एग्जाम में? ये क्वेश्चन आपने एसएससी में कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन देखा होगा कि कोशिका के उस हिस्से का नाम बताओ जिसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। जैसे कपड़े की फैक्ट्री है, वहां पे कपड़ा बनता है, चमड़े की फैक्ट्री है, वहां चमड़ा बनता है। ऐसे ही प्रोटीन की फैक्ट्री है तो वहां पे क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा भाई, रोटी थोड़ी बनेगी, है ना? तो इसको कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। कोशिका का वो फैक्ट्री जहां पे प्रोटीन बनता है। क्यों बनता है, कैसे बनता है, सारी बातें अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन बहुत ध्यान से समझना बच्चा, बहुत ध्यान से। कमेंट्स पे ध्यान कम दो, सिर्फ पढ़ते जाओ मेरे साथ, सिर्फ पढ़ते जाओ। मैम सेल के अंदर कितने लाइसोसोम होते हैं? कितने भी हो सकते हैं सुभाष जी, कितने भी हो सकते हैं, कोई फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है। चलो बात करते हैं राइबोसोम्स है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की, इसकी खोज किसने की? वो महान साइंटिस्ट जिन्होंने राइबोसोम की खोज करी थी। आगे बताएंगे बच्चा लाइसोसोम बनते कैसे हैं, डोंट वरी, आगे पढ़ाएंगे। लाइसोसोम्स की खोज डी डूव ने की थी, ऐसे राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की थी। पैलाडे, पैलेट भी कभी कभी लिखा हुआ मिलता है, पैलाडे नाम के साइंटिस्ट ने राइबोसोम की खोज की। अब मैं राइबोसोम शब्द को तोड़ रही हूं, ध्यान से सुनना। राइबो का मतलब क्या होता है? राइबो का मतलब यहां पे है आरएनए प्लस प्रोटीन। और सोम का मतलब क्या होता है? सोम का मतलब होता है बच्चा इस तरीके से छोटे छोटे कण। कण, कण को ना लैटिन भाषा में कहते हैं ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स हिंदी में कण कहते हैं। तो क्या परिभाषा निकल के आई? ऐसे छोटे छोटे कण, ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल जो आरएनए और प्रोटीन के बने हैं उनको राइबोसोम कहते हैं। वाह भाई, नाम में डेफिनेशन है, नाम में परिभाषा है। मैंने कहा कि सेल के अंदर ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल जो आरएनए और प्रोटीन के बने हैं उसको राइबोसोम कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में आ गया राइबोसोम किसका बना है तो ऑप्शन में क्या ढूंढोगे? ऑप्शन में आंखें फाड़ फाड़ के आरएनए प्लस प्रोटीन ढूंढोगे। अब मैम हमें दिखाओ कैसे दिखते हैं राइबोसोम, अभी दिखाते हैं। चल थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको, है ना। ये कहां पे, ये लो, ठीक है। ये दिख रहा है पार्टिकल, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं। और इसको क्या दिखा रखा है? राइबोसोम। तो ये क्या है? सेल है, कोशिका है। कोशिका के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे कण, इन्हीं कणों को राइबोसोम कहा जाता है। लेकिन ये कण किसके बने हुए होते हैं? ये आरएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जिनके बारे में सबसे पहले पैलाडे नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। और पैलाडे ने बताकर कहा कि मैं इसका नाम रखूंगा पैलाडे ग्रैन्यूल्स, मैं अपने नाम पे रखूंगा, मैंने इसकी डिस्कवरी की है तो। लेकिन उनकी नहीं चल पाई, बाद में इसका नाम राइबोसोम कर दिया गया।
अब क्या बात आती है इसके बारे में, कुछ पॉइंट लिखवा रही हूं, ये सारे पॉइंट अच्छे से समझना बच्चा, एग्जाम में आते हैं। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल। यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल। हिंदी मीडियम वाला बच्चा क्या कहेगा, लिखेगा कि राइबोसोम को कोशिका का सर्वत्र या सब जगह पाए जाने वाला कोशिकांग कहा जाता है। ये क्या है? सर्वत्र कोशिकांग है। इसका मतलब क्या होता है? ये सब, इसका मतलब ये होता है कि राइबोसोम ना हर प्रकार की कोशिका में पाया जाता है, हर प्रकार की। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि सेल कितने टाइप की होती है। आप खुद बता दो यार बच्चों, आप बताओ क्या मैंने ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि 2 ही टाइप की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 पे है प्रोकैरियोटिक सेल, नंबर 2 पे है यूकैरियोटिक सेल। बताई थी ना? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, 2 प्रकार की कोशिका होती है। यस मैम, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अब मैं आपको बता दूं मजे की बात, राइबोसोम इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। तो भाई इस संसार में 2 टाइप की सेल हैं, दोनों में राइबोसोम है। तो क्या लिख दिया हमने? हमने इसे कह दिया यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल। ये सब प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसे कोशिकांग का नाम बताओ जो हर प्रकार की कोशिका में पाया जाता है। जो सारे, कोई भी सेल उठा लो, बैक्टीरिया की सेल उठा लो, हमारी सेल उठा लो, प्लांट की सेल उठा लो, किसी कवक की कोशिका उठा लो, पेड़ पौधों की, गाय भैंस घोड़ा जानवर, किसी की भी सेल उठा लो, सब में राइबोसोम तो मिलना ही मिलना है, फिक्स है, मिलना ही मिलना है। इसीलिए इसका नाम पड़ गया कि सब जगह पाए जाने वाला कोशिकांग, सर्वत्र है भैया। जैसे भगवान है, हर कोने में है, ऐसे ये हर एक सेल में पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं इसके बारे में बता दूं, इट इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल। इट इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट या स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली ऑफ सेल। इससे छोटा भैया सेल में कुछ भी नहीं है। सेल ऑर्गेनली, इट इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली, बस इतना ही लिखो ना, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। यह है कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। जब आप एक कोशिका को कहां रखोगे, माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे, तो उसमें सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा दिखेगा? सबसे छोटा यही दिखेगा। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, हर लाइन में क्वेश्चन मिलेगा आपको, याद रखिएगा। मैं आपको दिखा भी देती हूं, आप खुद देख लो, इससे छोटा कुछ दिख रहा है क्या? ये पार्टिकल्स ऐसे डॉट बने हुए हैं, इनसे छोटा कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, सबसे बड़ा क्या होता है? ये बैठे, क्या है ये? न्यूक्लियस, केंद्रक सबसे बड़ा होता है कोशिका के अंदर। उसके बाद दूसरे स्थान पे कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, पढ़ा चुकी हूं, लास्ट क्लास में देख लेना। सबसे छोटा कौन होता है? ये रहे, और इनका नाम क्या है? राइबोसोम। 3 क्वेश्चन हो गए, और एग्जाम में आते हैं सीधा, एग्जाम में सीधे आते हैं क्वेश्चन कि कोशिका के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताओ, केंद्रक। दूसरे स्थान पे बड़ा कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। और सबसे छोटा कौन सा? राइबोसोम। लिख दिया, सबसे छोटा होता है, सारे प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल कंपोनेंट कहा गया है। अब मैं अगला क्या बता दूं आपको? अगला बता दूं कि ये ऐसा कंपोनेंट है जिसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती। ये मेम्ब्रेन लेस होता है, मेम्ब्रेन लेस। और मेम्ब्रेन लेस का मतलब क्या होता है? बेचारा ऐसा है, इसके बाहर कोई कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, इसके चारों तरफ कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। मैम क्या ये भी क्वेश्चन आता है? बिल्कुल होता है। मैंने लास्ट क्लास में बताया है कि कुछ ऐसे होते हैं सेल के अंदर कंपोनेंट जिसके ऊपर ऐसे 2 मेम्ब्रेन होती हैं, तो इनको बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन वाले। कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर 1 मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं सिंगल मेम्ब्रेन, एकल झिल्ली वाले। अब कुछ बेचारे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन ही नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेनलेस, मतलब उसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, कोशिका के उस हिस्से का नाम बताओ जिसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती, तो आप क्या कहोगे? वो राइबोसोम है मैम। सबसे छोटा बताओ, राइबोसोम है। सबसे सारे प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाने वाला बताओ, राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब मैं छोटे सा कुछ आपको ना आगे लेके चलती हूँ, कुछ चीजों को सुनने की कोशिश करना। जब आप कोई बैक्टीरिया की एक सेल उठाते हो, बैक्टीरिया, जीवाणु
है ना, उसकी आपने सेल उठाई, कितनी, एक बैक्टीरियल, आगे लिख दो एक बैक्टीरियल सेल, एक जीवाणु कोशिका उठाई, तो एक जीवाणु की कोशिका में कितने राइबोसोम आपको दिखते हैं? एक बैक्टीरिया की सेल में आपको 10,000 राइबोसोम तक दिख सकते हैं। 10,000 राइबोसोम पर बैक्टीरियल सेल, एक जीवाणु की एक कोशिका में 10,000 तक मिलते हैं। हमारी सेल्स में कितने होते हैं? किसकी बात करूं मैं? एनिमल सेल, जानवरों की कोशिका। आप कहोगे मैम हम जानवर थोड़ी हैं। भाई कितनी बार बताऊं, बायोलॉजी कहती है, साइंस कहती है आप जानवर हो, ठीक है, हम सब जानवर हैं। तो अगर आपसे पूछ ले जानवर की कोशिका में या जंतु कोशिका में एक सेल में कितने राइबोसोम होते हैं, तो क्या कहोगे? 10 मिलियन। 10 मिलियन का मतलब तो शायद आप जानते होंगे, है ना, 10 मिलियन तक हमारी सेल के अंदर राइबोसोम हो सकते हैं। मैंने कहा ना ऐसे होते, ऐसे ऐसे, तो पता ही नहीं लगता कितने सारे, 10 मिलियन तक। बात समझ में आ गई मेरी बात? अब चलते हैं, राइबोसोम के क्या कोई टाइप्स होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस यहां से क्वेश्चन बनेगा और फिर मैं इसकी फोटो दिखाऊंगी कैसा दिखता है राइबोसोम। राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल कमेंट मत करो, चुपचाप मेरी बात सुन लो। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। अब आप कहोगे मैम बहुत डिटेल में पढ़ा रही हो। भाई आजकल एग्जाम का, अगर आप कांस्टेबल का एग्जाम देने जाओगे ना, उसमें भी यहां से क्वेश्चन बन जाता है। 2008-9 में जब पेपर देते थे ना एसएससी वैसेसी का, 10, 11, 12, 13, 14 तक भी, 14 तक ठीक था, लेकिन 14 के बाद से जो है जीएस का लेवल उठा है हर एक एग्जाम में, वो ऐसा वैसा नहीं आता है ना, समझ गए? हाँ चलो सुनिए, राइबोसोम 2 टाइप का होता है। एक होता है 70S राइबोसोम, एस फॉर सूरज, एस फॉर संध्या, वैसे ही एस, है ना। चलो, एक है 80S राइबोसोम, 70S 80S। अब आप में से कुछ खुरापाती लोग कहेंगे ये एस का मतलब सूरज है क्या मैम? नहीं, एस का मतलब क्या होता है? वैसे आपको इतना डिटेल में जानना नहीं है, किसी को समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। एस का मतलब होता है यहाँ पे स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग एक यूनिट होती है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की। मैंने कहा ना, समझ में ना आया तो छोड़ देना, एग्जाम में नहीं आता यहाँ से। जो लोग पीएचडी करते हैं, जो लोग एमएससी करते हैं, उनके काम की बात है। किस राइबोसोम को कितने आरपीएम पे घुमाया तो कितना जल्दी राइबोसोम का यूनिट किस स्पीड से सेंट्रीफ्यूज हो गया, उसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहा जाता है। मैम हमें कुछ समझ में नहीं है, आप छोड़ दो, ठीक है, आपको जानना भी नहीं है। इस एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं, वो आपको नहीं जानना है, ठीक है। अब बात ये आती है, ये जो 70S राइबोसोम होता है ये किस में पाया जाता है? यस, आपके जानने के काम ये है। ये किस में होता है? ये पाया जाता है बैक्टीरियल सेल में। तो एग्जाम में आएगा जीवाणु की कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो आंसर क्या करके आओगे रे बच्चों? हाँ जी, क्या आंसर करके आओगे? बैक्टीरियल सेल में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। और मैंने पढ़ाया था बैक्टीरिया में किस टाइप की सेल्स होती हैं, मैम बहुत अच्छे से पढ़ाया था। बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। खुदा की कसम तुम लोगों को बता दो, मैंने ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किस टाइप की कोशिका होती हैं, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और इसी का एग्जाम्पल होती है बैक्टीरियल सेल। मैंने कहा था जीवाणुओं के अंदर प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो एग्जाम में आ गया प्रोकैरियोटिक सेल में किस टाइप का राइबोसोम होता है, आंसर क्या करोगे? 70S। एग्जाम में आ गया बैक्टीरियल सेल में जीवाणु की कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम होता है, आंसर क्या आएगा? 70S राइबोसोम। अब आओ 80S किस में होता है, तो अपने चारों तरफ नजर घुमाओ जरा। क्या क्या नजर घुमाओगे आप? जब नजर घुमाओगे तो आपको क्या दिखेंगे? प्लांट्स दिखेंगे। हाँ जी, तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी पादप होते हैं, उनकी सेल्स के अंदर 80S राइबोसोम होता है। जितने भी एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स का मतलब होता है जानवर, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, है ना, ये सब। जितने भी फंगस होते हैं, कवक होते हैं, उनकी सेल में भी कौन सा राइबोसोम? 80S। जितने भी एल्गी होते हैं, एल्गी का मतलब होता है शैवाल, उनमें भी कौन सा राइबोसोम? आप कहोगे 80S राइबोसोम।
और इन सब में कौन से प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं पढ़ा चुकी हूं। जिस बच्चे ने पिछली क्लास नहीं देखी होगी उसके लिए थोड़ी सी टफ चीजें होंगी। मैंने पढ़ाया था प्लांट में, एनिमल में, फंगी में, एल्गी में, सारे के सारे पेड़ पौधों में, जानवरों में, कवकों में, शैवालों में, इन सब में यूकैरियोटिक टाइप की सेल होती है। कौन सी सेल्स होती हैं? यूकैरियोटिक सेल। और अब बता दो, अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ गया कि यूकैरियोटिक सेल में किस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, तो क्या करके आओगे? 80S करके आओगे ना। 80S समझ में आ रही ना मेरी बात? जो पढ़ने वाला बच्चा नहीं होगा उसको ब्लॉक करवा दिया जाएगा यहां से। बस सिर्फ सटीक एकदम पढ़ने वाले बच्चे चाहिए हमें। समझ में आ गई मेरी बात? अब मैम थोड़ा सा आगे और चलते हैं। चलिए क्या चलते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इस चीज को, आगे वाली चीज को। 70S राइबोसोम कोई 2 यूनिट होती है। इसकी 2 उप इकाई होती हैं 70S को भी आगे 2 भागों में बांटते हैं। ऐसे ही 80S को भी 2 भागों में बांटते हैं आगे, ऐसे 2 यूनिट। इनकी 2 सब यूनिट होती हैं आगे, है ना। 70S की भी 2 होंगी, 80S की भी 2 होंगी। क्वेश्चन बहुत शानदार बनेगा। यहां से मैं दिखाती हूं आपको, फोटो दिखाती हूं और अच्छे समझ में आएगा। सुनो, एक राइबोसोम माइक्रोस्कोप के नीचे रखने पर ऐसा दिखता है। दिख रहा है? ऊपर लिखा है ना राइबोसोम। देखो, एक ऊपर वाला इकाई दिख रहा होगा बड़ा सा, और क्या लिखा है? लार्ज सब यूनिट, बड़ा है। एक नीचे वाला दिख रहा है ऐसे, स्मॉल सब यूनिट, छोटा है ना, छोटा दिख रहा है। ये बड़ा, ये छोटा दिख रहा है। चलो, तो मैंने कहा 70S और 80S को आगे 2 इकाइयों में बांटते हैं। एक बड़ी इकाई रहती है, लार्ज का मतलब बड़ा होता है। एक इसमें छोटी इकाई रहती है, स्मॉल। ठीक है, स्मॉल का मतलब छोटा होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? 70S की बड़ी इकाई का नाम क्या है? आप कहोगे 50S और 30S। इसका मतलब मैम आप ये कहना चाहती हैं कि 70S को आगे 2 इकाइयों में बांट दो, 50, 30। अब आप में से कुछ आएंगे वैज्ञानिक टाइप के, मैम 50 और 30 तो 80 होता है। अरे उल्लुओं, यहाँ पे गणित नहीं लगानी है, मैथ्स नहीं लगानी है। मैथ्स और बायोलॉजी ना एक दूसरे के एंटी होते हैं। मेरा मैथ्स कमजोर था तभी तो मैंने बायोलॉजी लिया, है ना। समझ गए? तो मैथ्स नहीं लगानी है पहले, तो ये बात याद रखना। बात समझ में आ गई? 50 और 30 का जोड़ 80 होता है, तो कभी ये मत कराना कि ये गलत हो गया, है ना। तो 50 वाली बड़ी है और 30 वाली छोटी है। तो बच्चा इस तरीके से 70S की 2 इकाइयां होती हैं। अब 80S की कौन कौन सी? 60S एंड 40S। अब अगेन आप में से कुछ कहेंगे कि मैम 60 और 40 तो कितने हो गए हैं? 100 हो गए हैं, और आप 80 लिख रही हैं। अरे बच्चों, आपको मैथ्स नहीं लगानी है, तो 60 वाली क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, और 40 वाली क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, फॉर एग्जाम्पल, मैं ही आपके एग्जामिनर हूं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे पूछा कि 80S की बड़ी वाली उप इकाई का नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे? 60S। आप क्या बताओगे? 60S। अब मैं आपसे देखो समझाती हूँ, कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। अगर ये 70S राइबोसोम है, अगर ये 70S राइबोसोम है, तो इसका बड़ी वाली इकाई कितनी है? 50। और छोटी वाली कितनी है? 30, है ना। और अगर ये 80S राइबोसोम है, मतलब हमारा राइबोसोम है, तो इसकी बड़ी वाली कौन सी है बच्चा? बड़ी वाली 60 और छोटी वाली 40। अब तो समझ में आ गया होगा, इसके अंदर बैठ रहा है ना। ये क्या है? मैं बहुत सारे बच्चों से पूछती हूँ दिमाग कहाँ है, तो पता कैसे आंसर मिलते हैं। कोई बच्चा कहता है ये दिमाग है, कोई कहता है ये दिमाग। ये दिमाग नहीं है, माथा है आपका, ये फोरहेड है, माथा है। ये दिमाग नहीं है, खोपड़ी है आपकी, खोपड़ी। अब हम दिमाग कहाँ होता है? इस खोपड़ी के अंदर आपका दिमाग रहता है। ठीक है, दिमाग दिखता है अखरोट का जैसा। अखरोट खाते हैं ना, अखरोट को देखना कभी, वैसा सलों से भरा हुआ सलवटी दिमाग दिखता है आपका। जब ये खोपड़ी फूटती है ना, तो इसके अंदर 1.5 से 2 लीटर खून होता है, वो निकल जाता है। फिर एक झिल्ली आती है, मेम्ब्रेन आती है ऐसे पॉलीथीन जैसी, उसको हटाओगे तो उसके अंदर आपका दिमाग पड़ा है। ठीक है, तो ये मत कहना ये दिमाग है, ये दिमाग है ना, ये नहीं होता। राइट, समझ गए? अगर ये दिमाग होता ना, तो ऐसे आप ऐसे चल रहे हो और आपका सर भिड़ गया, तो दिमाग निकल के बाहर आ जाता। तो ये इतना भगवान ने इतना मजबूत क्यों दिया है? ताकि इसके अंदर जो दिमाग है उसको कभी भी नुकसान ना पहुंचे।
इसलिए इतना मजबूत कवरिंग लगा है दिमाग के बाहर, जिसको आप सिर बोलते हो, जिसको आप कपाल बोलते हो, है ना, कपाल भाती, आपने कभी सुना होगा ऐसा। ठीक है बच्चों, तो बात समझ में आ गई। 70s की 2 सब यूनिट है, 50 एंड 30, 80 की 2 हैं, 60 एंड 40। तो हमारे अंदर कौन कौन सी हैं, ये हैं। बैक्टीरिया में कौन कौन सी हैं, ये हैं। ये एग्जाम के क्वेश्चन है ना। अब एक क्वेश्चन और बताती हूँ, सुन लो। 2 टाइप की होती हैं, एग्जाम्पल बता दिए, इसको आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। अब जब राइबोसोम की 2 इकाइयां, एक बड़ी वाली होगी, मान लो ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, ये 2 इकाई जुड़ती किससे हैं, इस तरीके से एक वायर जैसी स्ट्रक्चर होती है। ये देख लो फोटो में लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है दिवाली पे हम दीवार के ऊपर मोमबत्ती जगाते हैं, वैसा लग रहा है ना। ये जो है ना, ये क्या है, ये होता है mRNA। mRNA एग्जाम में आते हैं, राइबोसोम की 2 इकाइयां किस आरएनए की हेल्प से जुड़ी हुई होती हैं, तो आप क्या कहोगे, राइबोसोम की 2 इकाइयां किसकी हेल्प से, mRNA की हेल्प से कनेक्टेड होती हैं। ये अगेन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइबोसोम की 2 इकाइयां किसकी हेल्प से जुड़ी हुई होती हैं, mRNA की हेल्प से। और बच्चा मैंने कहा था आरएनए का काम क्या होता है, आरएनए का काम होता है प्रोटीन, स्पेलिंग गलत हो गया, 1 मिनट। आरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन मेकिंग एंड प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन मेकिंग एंड प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण करना और प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना और प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो ये क्या है, ये राइबोसोम है, और राइबोसोम के पास क्या है, mRNA है। इसलिए राइबोसोम क्या कर सकता है, प्रोटीन बना सकता है। इसीलिए तो राइबोसोम को हमने क्या बोला, मैंने कहा ना, काम से ही पहचान होती है, इंसान की भी और सेल्स के अंदर जो कोशिकांग होते हैं, जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, उनके भी। तो ये प्रोटीन बनाता है, तो इसकी पहचान किस नाम से कह दोगे, इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कह देंगे। ये वो फैक्ट्री है जहाँ पे प्रोटीन का उत्पादन होता है, जहाँ पे प्रोटीन बनता है। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सेल के किस हिस्से में प्रोटीन बनता है, तो क्या कहोगे, सेल के किस हिस्से में, आप कहोगे राइबोसोम में प्रोटीन बनता है। समझ में आई मेरी बात, ये वो हिस्सा है जहां पे प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए बच्चा हम इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। लाइसोसोम की भी तो काम से ही पहचान हुई थी ना, इसकी भी काम से ही पहचान है। तो हमने आज की क्लास में सेल के 2 कंपोनेंट पढ़े, कौन कौन से पढ़े, दोनों की फोटो दिखाते हैं। ये राइबोसोम है, ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम के बारे में क्या क्या पढ़ा, ये एक बैग जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम कचरे को मारने का, कचरे को हटाने का काम करते हैं, पाचन का काम करते हैं। लेकिन कभी कभी ये एंजाइम ज़्यादा हो जाते हैं तो ये बैग फट जाता है, फटने से सेल को मार देता है, इसलिए सेल को, इसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है ना। दूसरा, ये एक फैक्ट्री है जिस फैक्ट्री के पास mRNA है, और mRNA है तो ये क्या बना सकता है, ये प्रोटीन बना सकता है। ठीक है, और ये ऐसी फैक्ट्री है जो सारे के सारे प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे किसी बैक्टीरिया की सेल हो, किसी प्लांट की, किसी कवक की, किसी शैवाल की, किसी जंतु की, किसी गाय भैंस घोड़ा बकरी, सबकी सेल में राइबोसोम पाया जाता है। सबसे छोटा होता है और सब में पाया जाता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, 70 और 80s, और 70 की भी 2 सब यूनिट होती हैं, 80 की भी 2 होती हैं। अब याद करना आपका काम है, याद करना आपका काम है। ग्लूकोज कहाँ बनता है, लास्ट क्लास नहीं देखी है आपने दीपेंद्र जी, ग्लूकोज कहाँ बनता है आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, पहले वो देखो। समझ में आई मेरी बात। अब बताओ कोई डाउट है आज की क्लास में, अप्रोक्स 50 मिनट पढ़ा दिया है, 5-7 मिनट आपके डाउट लिए जाएंगे। अब डाउट पूछो। कल क्या पढ़ाऊंगी, कल सुनो, कल पढ़ाऊंगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। देखो ना हमने क्या क्या पढ़ लिया। अच्छा बच्चों देखो, एक चीज करते हैं अपन, ये सेल है, इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, ध्यान से सुनते जाना। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस कहाँ दिखा रखा है इसने, कहाँ कहाँ कहाँ, ये रहा न्यूक्लियस। हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया। न्यूक्लियस में हमने क्रोमोसोम, DNA, RNA ये सब पढ़ लिए थे ना,
बिल्कुल पढ़ लिए थे। आज हमने क्या पढ़ लिया? लाइसोसोम पढ़ लिया, उसके बाद हमने राइबोसोम पढ़ लिया। अब कल मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदव्य जालिका पढ़ाऊंगी कल। और कल हम दूसरा कौन सा ले सकते हैं जो थोड़ा सा बड़ा सा हो? चलो बाकी कल देख लेंगे कौन सा लेना उठाना है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब कुछ पढ़ा चुकी हूं। क्या क्या बचा है? वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, माइक्रोट्यूब्यूल और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक जो प्लांट सेल में होता है, सिर्फ हमारी सेल में नहीं होता है, प्लास्टिड। ये कुछ बचे हैं आपके लवक। समझ में आया मेरा पढ़ाया हुआ? हाँ जी, समझ में आया मेरा पढ़ाया हुआ? कोई भी किसी टाइप का डाउट है? मैम आपसे पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरे से पढ़ के अच्छा लग रहा है तो प्लीज प्ले स्टोर पे रेटिंग दे देना। प्ले स्टोर पे जहां से आपने फ्यूचरकुल एप्लीकेशन डाउनलोड किया है वहां पर इस तरीके से 5 स्टार रेटिंग दे देना। और फ्यूचरकुल बदलाव बैच वालों, अगर आपने रेटिंग नहीं दी है तो आपका बैच कैंसिल हो जाएगा, फिर मत कहना, ठीक है? चलो भाई, नोट्स आप खुद बना सकते हो भैया। नोट्स बनवाओगे तो 4 साल तक बैच चलेगा। यस धर्मेंद्र, बिल्कुल रहेगा बेटा। सारे एग्जाम लेवल, स्टेट पीसीएस तक के एग्जाम के क्वेश्चन करके आओगे, मेरी गारंटी है आप लोगों से। लेकिन आप लोगों को भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। आज के लिए इतना बहुत है ना? नहीं, रहने दो, अभी रहने दो, मैंने पूछा ही नहीं है, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर।